हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एम4 मैथ्स में। आज से हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक का अध्याय 4 द्विघात समीकरण, जिसके हम सारे क्वेश्चंस देख लेंगे जितने भी हमको प्रश्न बैंक में दिए हैं एमपी बोर्ड की। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण। ठीक है, 6x² माइनस एक्स माइनस टू बराबरी से 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब किस विधि से ज्ञात करना है ऐसा कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, तो आपको जो भी विधि अच्छी लगती हो आप उस विधि से ज्ञात कर सकते हो। मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मध्य पद विभाजन विधि से ज्ञात करता हूँ। तो ऐसे नंबर सोचो जिसको जोड़ने घटाने पे यहाँ सामने कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब एक आता हो और गुणा करने पे पहले और आखिरी नंबर का गुणनफल 6 दूनी 12 आता हो। तो 4 तिया 12, गुणा करने पे 12 आ गया और 4 में से 3 घटा दूं तो 1 भी आ जाएगा। तो देखो मध्य पद को कैसे तोड़ दिया मैंने, ध्यान से देखो मध्य पद को कैसे तोड़ दिया। ये x को -4x प्लस 3x लिख दिया, -2 बराबरी से 0। तो अब इससे क्या हुआ, 4x में से 3x घटाया तो 1x बच गया और 4 तिया 12 भी आ गया। तो ये मध्य पद का विभाजन दो दो की जोड़ी बना ली। स्टार्टिंग के दो में से अगर मैं 2x कॉमन निकाल लूं तो यहाँ से 3x बच जाएगा और यहाँ से माइनस का 2 बच जाएगा। अब 3x माइनस 2 पूरा ब्रैकेट में बचाना है तो आखिरी के दो तो पूरे के पूरे ब्रैकेट में आ गया और 3x पूरा का पूरा ब्रैकेट में आ गया, मतलब कुछ कॉमन नहीं निकला। और जब कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो 1 कॉमन निकलेगा। ठीक है, आई बात समझ में? अगेन 3x माइनस टू दोनों के पास है तो 3x माइनस टू फिर से कॉमन निकल गया, बचा क्या? 2x प्लस 1 बराबरी से 0 तो चल ही रहा था। अब दो संख्याएं है यहाँ पे 3x माइनस टू 2x प्लस 1, बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणे का चिन्ह है, बराबरी से 0 है। या तो 3x माइनस टू बराबरी से 0 होगा या तो 2x प्लस 1 बराबरी से 0 होगा। तो यहाँ से 2 को ट्रांसफर कर लिया तो प्लस का 2 हो गया और अपॉन में आ गया 3। यहाँ से 1 को ट्रांसफर कर लिया तो ये आ गया 1 इधर माइनस का, और 2 को ट्रांसफर कर लिया तो -1/2। तो ये आ गए x के दो मान। ठीक है, यही अपने को निकालना था। आंसर मूल ज्ञात करने थे। x का मान आ गया 2/3 एंड x का एक मान आ गया -1/2। तो बड़ा आसान सवाल था, जिसको मध्य पद विभाजन विधि नहीं आती उसके लिए है, बाकी लोग स्किप करके आगे बढ़ जाओ। 6x² माइनस एक्स माइनस टू क्या करते हैं बेटा, पहला और आखिरी नंबर लेते हैं। तो पहला नंबर है 6, आखिरी नंबर है तो गुणा किया 12 आया। अब 12 के निकाल लो तुम फैक्टर, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो जो 12 है उसके फैक्टर आ गए 2 गुणित 2 गुणित 3। और जो बीच वाला नंबर है उसको लो, बीच वाला नंबर है -1। अब इसको ऐसे अरेंज करो कि जोड़ने घटाने पे -1 आ गए। अगर स्टार्टिंग के दो ले लूँ तो 4 आ गया और आखिरी का एक ले लूँ तो 3। अगर -4 में +3 कर दूं तो कितना आ जाएगा? -1। ऐसे करके लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसको नहीं आता मैं 4 चैप्टर का पूरा डिटेल वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा लिंक में, वहां जाके वो पूरा चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन बैंक का। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। एमसीक्यू हम एक बार पूरा एक वीडियो में सारे चैप्टर के सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबरी से 0 के मूल सूत्र विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्लियर लिख दिया कि सूत्र विधि से निकालना है, तो सूत्र विधि से ही निकालना पड़ेगा। कोई दूसरी मेथड लगाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सूत्र विधि से क्या करते हैं बेटा, दिए गए समीकरण की मानक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। दिए समीकरण की मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबरी से 0 से तुलना करने पर। ठीक है, जिसको लग रहा है कि धीरे धीरे बता रहे हैं सर, वो अपने स्पीड को बढ़ा लो और स्पीड बढ़ा के 1.5 या 1.75 या 2 पे भी देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा समझ में। जिसको लगता है कि बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं, सबके हिसाब से बताना पड़ता है, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी चेक कर सकते हैं। तुलना करो तो x² के सामने वाला a होता है, यहाँ पे x² के सामने 2 है तो a का वैल्यू 2 हो गया। x के सामने b होता है तो यहाँ पे x के सामने -7 है तो b का वैल्यू 7 हो गया। c बिना x वाला टर्म होता है, उसका वैल्यू कितना है? 3 है। ठीक है, और सूत्र क्या होता है बेटा, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है? x बराबरी से -b प्लस माइनस करनी में b की घात 2 -4ac/2a, ये होता है सूत्र। अब इस सूत्र में रख दो मान, माइनस b का वैल्यू कितना है? -7 प्लस माइनस
बी स्क्वायर तो -7 का स्क्वायर, -4 ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू कितना 3, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 2, तो माइनस माइनस +7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 दूनी 4, सॉरी 4 या 12 दूनी 24, कितना आ गया यहाँ पे 24, और बटे में कितना है बेटा 4, बटे में कितना है 4, तो x बराबरी से कितना आ गया 7 प्लस माइनस करनी में 25 बटे 4, तो x बराबरी से आ गया 7 प्लस माइनस 25 बाहर निकला करनी से तो 5 बटे 4, तो ये आ गया अपना आंसर। अब देखो ये आंसर नहीं है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो प्लस माइनस का चिन्ह है उसमें एक बार प्लस का चिन्ह लेने पर ऐसा लिखना पड़ेगा, प्लस का चिन्ह लेने पर लो, प्लस का चिन्ह, धन का चिन्ह लो, तो x बराबरी से कितना हो गया 7 धन 5 बटे 4, तो 7 5 12 बटे 4, और काट दिया तो कितनी बार कट गया 3 बार, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। ठीक है, एक बार ऋण का चिन्ह ले लो, ऋण का चिन्ह लेने पर ले लो ऋण का चिन्ह, तो x बराबरी से कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 बटे 4, तो x बराबरी से हो जाएगा 2 बटे 4, तो x बराबरी से हो जाएगा 1 बटे 2, x का मान कितना आ गया 1 बटे 2 और 3, आंसर x बराबरी से 3 और x बराबरी से 1 बटे 2। ठीक है, तो ये आ गया अपने सूत्र विधि से मान। सूत्र विधि का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, इसको ध्यान से याद कर लो भैया। ठीक है, इसको ध्यान से याद कर लो, ये एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। वर्ड प्रॉब्लम है, इस चैप्टर से 5 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम ही पूछने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, वर्ड प्रॉब्लम के ही चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से जरा। ठीक है, एक 5 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तो क्रमागत विषम धनात्मक संख्या के वर्गों का योग 290 संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो किसकी बात कर रहा है वो। ठीक है, यहाँ पे वो बात कर रहा है क्रमागत धनात्मक विषम संख्या की, किसकी बात कर रहा है, क्रमागत धनात्मक विषम संख्या की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पहली क्रमागत, माना कि पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या x है। ठीक है, अतः x की क्रमागत विषम संख्या क्या होगी बेटा, क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, ये क्रमागत संख्या क्या होती है जो एक के बाद आती है, एक आती है, जैसे 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 11 की क्रमागत 12 है, 12 की 13 है, 13 की 14 है। लेकिन क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, 11 के बाद 13 आ गया, 13 के बाद 15 आ गया, 15 के बाद 17 आ गया। तो क्रमागत संख्याओं, विषम संख्याओं में दो दो का अंतर होता है और क्रमागत संख्याओं में एक एक का अंतर होता है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर एक विषम संख्या में जो दो जोड़ दूं तो अगली विषम संख्या मिल जाएगी, और सिर्फ क्रमागत संख्या चाहिए तो एक जोड़ना पड़ता है, तो इसकी क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी बेटा x+2। ठीक है, अब उसने क्या दिया, अपने को दिया क्या है, दिया है इन संख्या के, इन संख्या के वर्गों का योग कितना है बेटा, वर्गों का योग 290 है। ठीक है, मतलब इन दोनों संख्याओं के वर्ग कर दो, x² का वर्ग कर दिया, x+2 का वर्ग कर दिया, इन दोनों को जोड़ दो तो जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 290। चलो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा x², ये वाला खुलेगा a+b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी क्या होती है, a² + b² + 2ab, है ना, ये आइडेंटिटी होती है। तो लगाओ, ये हो जाएगा x², 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 जा 4x आ गया। ठीक है, जिसको नहीं आता है उसके लिए तो बड़ी समस्या है भाई, ये आइडेंटिटी लगाते हैं। ठीक है, वो याद कर लो कि ये ऐसे लगेगी आइडेंटिटी। जोड़ो, ये हो गया 2x², 4x जैसा का वैसा, प्लस का 4 जैसा का वैसा, 290 इधर लाया तो माइनस का 290। ठीक है, सॉल्व करो, 2x² + 4x -286 बराबरी से 0। अब देखो सारी संख्याएं 2 से विभाजित होगी, ये भी 2 से विभाजित हो रहा है, ये भी, तो पूरे समीकरण को 2 से भाग दे, थोड़ा आसान हो जाएगा। थोड़ा एक बार देख लिया करो कि समीकरण किसी नंबर से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, समीकरण को 2 से भाग देने पर, या 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं भाग दे देता हूँ। भाग देने पर भाग दो तो 2x² बटे 2 + 4x बटे 2
-286/2 बराबरी से 0/2। शुरू से लेके आखिरी तक हर पद को 2 से भाग देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता आप एक पद को भाग दो, ठीक है। तो भाग दिया तो ये आ गया x², ये आ गया 2x माइनस 143 बराबरी से 0, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनको गुणा करने पर 143 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आए बेटा, 2 आए, ठीक है। ऐसे दो नंबर सोचो जिनको जोड़ने घटाने पर 243 आए और गुणा करने पर कितना आए बेटा, सॉरी, जोड़ने घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 143 आए। तो 143 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 11 और मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे 143 का फैक्टर 11 से भाग जाएगा ये कितनी बार, 11 एकम 11 और 11 तिया 33 और फिर 13 से भाग जाएगा एक बार। तो ये तो अरेंज ही हो गया। 11 में से अगर 13 में से 11 घटा दो तो 2 आ जाएगा, x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर से 0। लोग टूट गया बीच का पद, 13 में से 11 गया तो 2 बच जाएगा और 13 में 11 को गुणा करेंगे तो 143 आ जाएगा। इन दो की जोड़ी बना ली। इन दो जिस तोड़ते नहीं आता है वो यहाँ पे सूत्र विधि भी लगा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन निकाला तो x कॉमन निकला, बचा क्या x प्लस 13। अब देखो ब्रैकेट में तो अपने को x प्लस 13 बचाना है और यहाँ पे क्या था बेटा, माइनस का 11x, ब्रैकेट में x आ गया, माइनस का 11 अलग से बच गया तो वो निकल जाएगा बाहर। फिर से बोलता हूँ, देखो इन दोनों में से तो x कॉमन निकला तो x प्लस 13 बचा। अब अगर यहाँ पे x प्लस 13 बचा है तो यहाँ पे भी x प्लस 13 ही बचाना है अपने को। तो यहाँ पे x था 11x था तो x तो ब्रैकेट के अंदर बचा लिया, जो माइनस का 11 था उसको बाहर लिख दिया, आगे सोचने की जरूरत नहीं है। x प्लस 13 अगेन कॉमन निकला, बचा क्या x माइनस 11। अब एक बार x प्लस 13 को 0 के बराबर ले लेते हैं और एक बार x माइनस 11 को 0 के बराबर लेते हैं। तो x का वैल्यू माइनस 13 आ गया और x का वैल्यू 11 आ गया। अब देखो जो अपना क्वेश्चन दिया था वो किसकी बात कर रहा था बेटा, धनात्मक संख्याओं की। तो अपना x का मान यह संभव नहीं है, ठीक है, x बराबरी से संभव नहीं है। कौन सा वाला, -13, क्यों, क्योंकि -13 धनात्मक संख्या नहीं है, ऋणात्मक संख्या है। अतः पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी, पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी बेटा, पहली विषम संख्या x बराबरी से 11 और दूसरी क्रमागत विषम संख्या, दूसरी क्रमागत विषम संख्या x प्लस 2 या 11 प्लस 2 बराबरी से कितनी हो जाएगी, 13। दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, 13। चलो बढ़ते हैं आगे, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही हमारा क्या है, आंसर, यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे क्रमागत संख्या की बात हो रही है, ना ऋणात्मक संख्या, ना विषम संख्या, ना सम संख्या, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। बोला तो क्रमागत धनात्मक संख्या है, ठीक है। तो माना कि पहली संख्या x है, माना कि पहली संख्या x है, अतः x की क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी बेटा, x की क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x की क्रमागत संख्या हो जाएगी x प्लस 1। क्यों सर, पिछली बार तो x प्लस 2 किया था अपन लोगों ने, बेटा वहां पे विषम बात हो रही थी। जब भी एक स्पेशल केस आ जाए सम या विषम तो +2 करके ही अगली सम या विषम संख्या आएगी, और जब सिर्फ क्रमागत संख्या की बात होगी तो +1 कर दो तो क्रमागत संख्या आ जाएगी। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। अब दिया क्या है, दिया क्या है बेटा, संख्या के वर्गों का योग, संख्या के वर्गों का योग कितना है बेटा, 365 है। तो बस दोनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ दो। तो पहली संख्या का वर्ग किया, दूसरी संख्या का वर्ग किया, जोड़ दिया तो आंसर कितना आया बेटा, 365, ठीक है। करो स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab होता है तो 2x आ गया, बराबरी से 365। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ दिया तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x है प्लस का 1 है, 365 को उठा के इधर लाया तो माइनस का 365 बराबरी से 0। तो 2 से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x
माइनस 364, 365 में से 1 घटाया तो 364 बचा, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो ऋण का। अब देखो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो रही है तो समीकरण को 2 से भाग दे दो, समीकरण को 2 से भाग देने पर या 2 कॉमन भी निकाल सकते हो जैसी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। दे लेते हैं भाग, तो 2x² 2 प्लस 2x/2 माइनस 364/2 बराबरी से 0। 2 से 2 कट गया x² बचा, 2 से 2 कट गया x बचा, 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूनी 4, 182 आ गया। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनको गुणा करने पे 182 आया और जोड़ने घटाने पे 1 आया। तो देखो x² प्लस 14x माइनस 13x कर दूं, 14 में से 13 घटा दूं तो आंसर 1 आएगा और 14 में 13 का गुणा कर दूं तो आंसर 182 आएगा। करके देख लो, 14 गुणित 13, 13 चौक 52 के 2 80 लाए 5, 13 और 5 18, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, 182, ठीक है। अब जोड़ी बना लो यहाँ पे भी, तो इन दो की जोड़ी बन गई और इन दो की, यहाँ से x कॉमन निकला, x प्लस 14 बचा, माइनस 13 कॉमन निकला और इधर से भी x प्लस 14 बचा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बता दिया है मैंने, x प्लस 14 बचाना इधर भी बचा लो, माइनस 13x था, x ब्रैकेट में गया तो माइनस 13 बाहर आ जाएगा, अगेन x प्लस 14 बाहर आ गया, बचा क्या x माइनस 13 बराबरी से 0। तो एक बार x प्लस 14 को 0 के बराबर रख दो और एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर रख दो, तो x का वैल्यू माइनस 14 आ गया, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 13। अब अपने को धनात्मक संख्या की बात करनी थी, तो x बराबरी से माइनस 14, यह ऋणात्मक है, यह ऋणात्मक है, अतः x बराबरी से माइनस 14 संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है, ठीक है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अपने को धनात्मक की बात करनी थी, तो अतः आंसर लिख लेते हैं, अतः x बराबरी से 13 और क्रमागत संख्या, और क्रमागत संख्या x प्लस 1 बराबरी से कितना हो जाएगा बेटा 13 प्लस 1 या 14। तो दो संख्या 13 और 14 ऐसी संख्या है जिनके वर्गों का योग कितना होता है बेटा 365 होता है, ठीक है। बात समझ में आई? एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 है, तो यहाँ पे भी अपन मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 27 माइनस x है। जब भी दो संख्या का योग दिया है तो एक संख्या मानो और दूसरी संख्या ऑटोमेटिकली योग में से पहली संख्या को माइनस कर दो तो आ जाएगी। नहीं समझ में आता तो आप इसको यहाँ पे y मान लो। अब x प्लस वाई कितना दिया है 27, अगर y का मान निकालोगे तो कितना आएगा बेटा 27 माइनस x आएगा। जिसको लगता है कि नहीं सर ये तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसा है, दो संख्याओं की बात हो रही है, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे y मानो, अब क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 27 मतलब x प्लस वाई बराबर 27, तो y बराबर से कितना हो जाएगा बेटा 27 माइनस x, है ना। तो ऐसे भी हो सकते हैं, जिसको जैसे समझना है वैसे यहाँ पे समझ सकता है वो, ठीक है। दूसरी संख्या कितनी है बेटा 27 माइनस x है, यहाँ y नहीं मानते हो, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, गुणनफल, संख्या का गुणनफल 182 है, 82 है सॉरी, संख्या का गुणनफल 182 है, ठीक है। तो संख्याओं को आपस में गुणा कर दो, चलो करो संख्याओं को आपस में गुणा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, इसका गुणनफल कितना है बेटा 182, गुणा करो तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबरी से 182। इसको उठा के इधर ले आते तो इधर 0 बचा, 182 पहले से था, प्लस का 27 इधर आया तो माइनस का 27, एक्स स्क्वायर इधर आया तो प्लस का एक्स स्क्वायर, अरेंज कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर से 0। फिर से ऐसे दो नंबर सोचो जिनको गुणा करने पे 27 आए, सॉरी जोड़ने घटाने पे 27 आए
और गुणा करने पे 182 है, तो 13 और 14 ही है वो नंबर। 14x में अगर 13x जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा बेटा 27, और गुणा करूंगा तो 182 आएगा। अभी पिछले सवाल में बताएं, इन दो की जोड़ी लो, इन दो की जोड़ी लो, तो यहाँ से x का मान -14 कॉमन निकल गया, x कॉमन निकला तो x -14 बचा, -13 कॉमन निकला तो x -14 बचा। अगेन फिर से x -14 दोनों के पास है, वो कॉमन निकल गया तो x -13 बचा। एक बार x -14 को 0 के बराबर रख दिया, एक बार x -13 को 0 के बराबर रख दिया, तो यहाँ से x का वैल्यू 14 आ गया, यहाँ से x का वैल्यू 13 आ गया। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे दो संख्याओं की बात हो रही थी, तो x के दोनों वैल्यू पॉसिबल है, 13 भी पॉसिबल है, 14 भी। अगर पहली संख्या 14 होए, सॉरी पहली संख्या अगर 14 हो जाए तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 - x या 27 - 14 या 13। लेकिन अगर पहली संख्या 13 हो जाए, पहली संख्या अगर 13 हो जाए तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 -x या 27 - 13 या 14। ठीक है, तो अगर पहली संख्या 14 तो दूसरी 13, अगर पहली 13 तो दूसरी 14। आंसर तो सेम ही है, यहाँ पे लिख लेना आंसर। ठीक है, मैं अब आंसर नहीं लिखता, आंसर लिख लेना। ठीक है, चलो बड़ा आसान सवाल था, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। के किस मान के लिए दिए गए समीकरण के मूल बराबर है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में, तो बड़ा ध्यान से देखो। के किस मान के लिए समीकरण के मूल बराबर है, तो सबसे पहले जो दिया गया समीकरण है इसकी तुलना कर लेंगे हम मानक समीकरण से, जीरो की तुलना मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर इसे 0 से करने पर। ठीक है, तो करो तुलना, a का मान कितना आ गया 2, b का मान कितना आ गया k, और c का मान कितना आया 3। एक्स स्क्वायर के सामने वाला a होता है, x के सामने वाला b होता है, और बिना x वाला c होता है। ठीक है, यदि समीकरण के मूल बराबर है तो कर d बराबरी से कितना होगा बेटा 0, और d का वैल्यू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबरी से 0। जिसको ये नहीं पता उसको यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ, जो अपना सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें ये वाला पोर्शन होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, d बोलते हैं। और यहाँ पे तीन केस बनते हैं। पहला केस, अगर d बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक व असमान होंगे, ठीक है। दूसरा केस बनता है, अगर d बराबरी से 0 होगा तो मूल वास्तविक व बराबर होंगे। और तीसरा केस बनता है, अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए तो मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक या इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो ये तीनों केस भी याद रखना बहुत ध्यान से। बस यहाँ वैल्यू रख दो, तो ये हो गया k का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 बराबरी से 0। तो k स्क्वायर बराबरी से k स्क्वायर माइनस 24 है ना, 4 दूनी 8 दिया 24 को उठा के इधर ले आया तो प्लस का 24 हो गया, स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर लिया तो √24 आ गया। तो k के दो मान आ गए। जब भी अंडर रूट लग जाए, अगर अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हो तो, बीजगणित सॉल्व कर रहे हो तो प्लस माइनस का साइन लगा लो। ठीक है, ध्यान से। तो k का मान क्या आ गया आंसर, k बराबरी से प्लस माइनस करनी में 24। इसको चाहो तो ऑल सॉल्व कर सकते हो, 24 के फैक्टर निकाल के जो कॉमन निकलता है उसको बाहर निकाल सकते हो तुम। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 2 करनी 6, 2√6 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2√6। ठीक है, बात समझ में। तो निकाल लो 24 का, जिसकी जोड़ी बनेगी उसको बाहर निकाल लो, जिसकी जोड़ी बनेगी उसको
बाहर निकाल लो, ये 2 की जोड़ी बन गई, 2 बाहर आ गए, बाकी अंदर ही बच गए। ठीक है, तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो अपन यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये बना लिया अपन ने समकोण त्रिभुज, ये कर्ण है, सॉरी 90 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, और ये कर्ण है, तो ये तो 13 सेंटीमीटर भी है। अब क्या बोला, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ये है अपना आधार। ठीक है, ये है अपना बेस। ठीक है, अगर इसको अपन ने x मान लिया, बेस को अगर x मान लिया, तो हाइट कितनी हो जाएगी, उससे 7 सेंटीमीटर कम, मतलब x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। क्या मान लिया हमने, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार बराबरी से x सेंटीमीटर। ठीक है, अतः समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, वो कितनी है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम कर दिया तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। और समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दिया हुआ है बेटा, 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। तो अपने को आधार और ऊंचाई, अन्य दो भुजाएं मतलब आधार और ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। समकोण त्रिभुज आ जाए तो या तो त्रिकोणमिति अनुपात काम में आ सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, या तो पाइथागोरस प्रमेय, इसके अलावा कुछ काम का नहीं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है बेटा, कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है, 13, तो 13 का वर्ग। लंब क्या माना है, लंब मतलब ऊंचाई को ही लंब बोलते, तो x माइनस 7 का वर्ग। आधार क्या माना है, x, तो x का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 159, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, a माइनस b के होल स्क्वायर से खोल लिया इसको, और इधर x स्क्वायर। सॉल्व करो तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 40 प्लस 49, और 169 पे इधर लेके आए तो माइनस का 169 बराबरी से 0, इधर को उठा के इधर ले आए तो क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x, घटा लो इसको तो 9 में से 9 गया 0 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, 120 आ गया बराबरी से 0। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर सोचो, सॉरी मत सोचो, अभी देखो पूरा समीकरण 2 से भाजित हो रहा है तो समीकरण को 2 से भाग दे दो। समीकरण को 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, संख्या 2 से भाग देने पर, 2 भाग तो 2x स्क्वायर को भी 2 से डिवाइड कर दिया, 14x को भी 2 से डिवाइड कर दिया, 120 को भी 2 से भाग दे दिया, और 0 को भी 2 से भाग दे दिया अपन ने। तो क्या आ गया बेटा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ठीक है, बराबरी से 0। अब सोचो ऐसे दो नंबर जिनमें जोड़ने घटाने पे तो 7 आए और गुणा करने पे 60 आए और जोड़ने घटाने पे 7 आए, तो 12 पंचे 60 और 12 में से 5 घटा दूं तो 7 भी आ जाता है ना। तो x स्क्वायर 12x में से अगर 5x घटा दूं तो 7 आ जाएगा, और 12 में 5 का गुणा करूंगा तो 60 भी आ जाएगा, है ना। जिसको नहीं आता वो रफ वर्क करके देख सकता है, फैक्टर निकाल के पहले आखिरी नंबर को गुणा कर और सॉल्व कर लेगा। x कॉमन निकला, बच्चा क्या बेटा, x माइनस 12, माइनस 5 कॉमन निकला, बच्चा क्या, x माइनस 12। ठीक है, आगे बात समझ में, सॉरी यहाँ प्लस का 12 आएगा और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे प्लस का 12 आएगा, सॉरी ना, 12x में से, रुक जाओ एक सेकंड गलत कर दिया, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। माइनस का 7 चाहिए अपने को, तो 12 ऋणात्मक होना चाहिए और 5 जो है वो धनात्मक होना चाहिए। तो x स्क्वायर माइनस 12x धन 5x
रायट 60 बराबरी से 0 है ना। 12 में से 5 गया तो 7 बच जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा। इन दो को लो, x कॉमन निकला, x माइनस 12 बचा, प्लस 5 बाहर निकला क्योंकि ब्रैकेट में x माइनस 12 बचाना है, तो x अंदर बच गया तो 5 बाहर बच गया। ठीक है, अगेन फिर से x माइनस 12 कॉमन निकल गया तो बचा क्या बेटा, x प्लस 5 बराबर से 0। एक बार x माइनस 12 को 0 के बराबर ले लिया, एक बार x माइनस 12 को 0 के बराबर ले लिया, और एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर ले लिया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 12 और x का वैल्यू कितना आ गया 5। देखो ये जो x है वो ऋणात्मक है और लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो यहाँ लिखेंगे लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः x बराबर इसे कितना 12, और x क्या था, आधार था, आधार x बराबर इसे 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या थी बेटा अपनी, ऊंचाई क्या थी x माइनस 7, तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 7 मतलब कितना 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास में 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, बात समझ में आई सब लोगों के। आधार अन्य दो भुजाएं निकालनी थी, आधार और ऊंचाई निकालनी थी, हम निकाल चुके हैं आधार और ऊंचाई। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हुए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो हम इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, 1/2x धन 1/3y बराबर से 2। सॉरी, ये दो पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन जो है वो थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है, वो यहाँ पे दे दिया है उन्होंने क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 में। और इसके बाद भी एक क्वेश्चन है, उसको भी उन्होंने दिया हुआ है, ये छपा नहीं मैं बराबर, मैं इसका क्वेश्चन लिख दूंगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी उसी का है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है हमको, और सेकंड इक्वेशन क्या है 1/3x प्लस 1/2y बराबर से 13/6, ये सेकंड इक्वेशन। ये 13.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, 13.6 बोल रहा हूँ, 3.6 के क्वेश्चन है ये, अरे 3.6 के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये सपोज करने वाले क्वेश्चन है। सपोज कर लेते हैं, लेट माना कि 1/x बराबरी से u एंड 1/y बराबरी से v, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/x को तो हमने क्या बोल दिया है u, 1/3, 1/y को तो क्या बोल दिया है v बराबरी से 2। ऐसे इधर वाला समीकरण क्या हो जाएगा 1/3, 1/x को तो u बोला है, 1/2 y को v बोला है, और 13/6। यहाँ पे चाहो तो एलसीएम लो, 3 और 2 का लघुत्तम लिया तो 6, तीर्यक गुणा किया तो 3u धन 2v बराबरी से 2, इधर लघुत्तम लिया तो 6, 2u धन 3v बराबरी से 13/6, इधर तो 6 से 6 कट गया, इक्वेशन का आ गया 2u प्लस 3v, 2u प्लस 3v बराबरी से 13। ये आ गया पहले नंबर का इक्वेशन, सॉरी दूसरे नंबर का, या इसको हम बी नंबर का इक्वेशन बोल देते हैं। और यहाँ पे 6 को उधर त्रिज्या गुणा कर दिया तो 3u प्लस 2v बराबरी से 2 गुणित 6, या 3u प्लस 2v बराबरी से 12, इसको ए नंबर का इक्वेशन बोलते हैं। अब ए और बी हमारे नॉर्मल लीनियर इक्वेशन जैसे हो गए हैं। ठीक है, लिखा भी है रैखिक समीकरण में बदलो और फिर हल करो, तो ये हमारे रैखिक समीकरण जैसे आ गए। इसको एक के नीचे एक लिख लेते हैं, 3u प्लस 2v बराबरी से 12, 2u प्लस 3v बराबरी से 13, ये इक्वेशन ए था और ये इक्वेशन बी था। हम लगाएंगे विलोपन विधि, तो क्या करें, नीचे के 2 का गुणा ऊपर और ऊपर के 2 का गुणा नीचे, तो नीचे के 2 का गुणा ऊपर किया तो ये हो गया 3u प्लस 2v बराबरी से 12, को गुणा कर दिया 2 से, और ऊपर के 3 का गुणा किया नीचे तो 2u प्लस 3v बराबरी से 13, गुणा करो तो 3 दूनी 6u, 2 दूनी 4v, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6u, 3 तिया 9v और 13 तिया 39। इसको हम सी और डी नंबर नाम दे देते। देखो u के गुणांक समान हो गए, चिन्ह भी समान है तो घटा दो, घटाने पर
तो ये तो कट गया, यहाँ से बचा माइनस का 5v और यहाँ से कितना बचा बेटा माइनस का 15। माइनस से माइनस कटा, v का वैल्यू कितना आ गया 15/5 या 3। कितना आ गया बेटा 15/5 या 3। v बराबर से कितना आया 3। v का मान समीकरण a b c d कहीं पे भी रख दो। समीकरण a से, समीकरण a क्या है 3u + 2v बराबर से 12। तो रखो मान 3u + 2 × 3 बराबरी से 12। 3 दूनी 6, 6 को उठा के इधर लेके आए तो माइनस का 6 हो गया, या 3u बराबरी से 6, या u बराबरी से कितना हो गया बेटा u बराबरी से हो गया 6/3। कितनी बार कट गया 2 बार। u बराबरी से कितना आया 2। लेकिन ना हमको v का मान निकालना था ना हमको u का, हमको तो x और y के मान निकालने थे। 1/x बराबरी से कितना था u, तो 1/x u का मान रख दो। u का मान है 2, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1, दोनों को पलट दो। इधर x ऊपर चले गया और इधर 1/2 ऊपर चले गया, तो x का मान कितना आ गया 1/2। ऐसे ही 1/y = कितना था बेटा v, तो 1/y। v का वैल्यू कितना आया बेटा 3 आया, इसके बटे कुछ नहीं तो 1, दोनों को पलट दो तो 3 ऊपर चले गया, 1 नीचे आ गया, नीचे का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और इधर क्या आ गया 1/3। इधर क्या आ गया हमारा, पलट दिया तो 1/3 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 1/3। ये आ गया हमारा y का मान। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये यहाँ पे पूरा प्रिंट नहीं है ये वाला क्वेश्चन, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को या अलग से मैं यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में। एक बार फटाफट सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लो। ये 12 नंबर का है और ये 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है। ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, वो पता नहीं क्यों इधर 4 में दे दिया उन्होंने। ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे एरर है तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपन करेक्ट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, ये 6 नंबर क्वेश्चन, ये 5 नंबर। ठीक है, तो इसके पहले 4 कोई 1 से लेके 4 तक के एमसीक्यूज को हम बाद में एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो मिल जाएंगे आपको, तो आपका रिवीजन हो जाएगा फटाक से। और वीडियो को 1.5 या 2 की स्पीड में देख लो तो फटाफट समझ में आ जाएगी। जिसको दिक्कत है वो धीरे धीरे देखो, बाकी लोग स्पीड में देख लो तो फटाक से रिवीजन हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।